नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में कॉफी टेबल बुक हरी सदन का किया विमोचन। हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने की दिशा में बड़े कदम। छोटी सरकार की होगी ग्रामीण विकास में अहम भूमिका। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित। 27 नवंबर तक उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद। करनाल जिले में 68.9% हुआ मतदान। कुंजपुरा में सबसे ज्यादा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरी सदन का आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। हरियाणा विधानसभा में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 3 गौरवशाली वर्षों के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार सदन की कार्रवाई का संचालन किया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की विधानसभा के मुकाबले हरियाणा विधानसभा का संचालन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। नई पहल करते हुए हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाया गया है। अभी फिलहाल पहले साल में दोनों तरीकों से विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, लेकिन आगामी वर्षों में हरियाणा विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा और पेपरलेस विधानसभा का यह कदम अपने आप में बड़ा बदलाव है। एक ऐसा अच्छा अवसर कि जब अपनी इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो एक बहाना ये मिला कि हरी सदन नाम से जो कॉफ़ी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है, हमको बहुत उपयोगी ये होगी। जब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा, सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है तो पंचायत में कोई ना कोई मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ न हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जब चुनाव होता है फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में। लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भाई आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है। जिससे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूँ कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है, किधर झुकाना है, ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए। तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने, और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी बजाय सत्ता पक्ष की बात मान ली। ना तो सत्ता पक्ष की मानते हैं ना विपक्ष की मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सरकार की तरह होती है और भविष्य में ग्रामीण विकास में इसकी अहम भूमिका रहेगी। डिप्टी सीएम आज नई दिल्ली में राज्य के विभिन्न नवनिर्वाचित 5 सरपंचों से बातचीत कर रहे थे। आज प्रदेश भर से
अनेक नवनिर्वाचित पंच व सरपंच उनसे मिलने पहुंचे हुए थे और इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने चुने गए प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि पंचायती राज संस्थाओं में पढ़े लिखे युवा चुने जा रहे हैं। इससे जहां कार्य में पारदर्शिता आएगी, वहीं नई तकनीक के वे बेहतर ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने युवा जनप्रतिनिधियों के साथ आए बुजुर्गों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आप लोगों का मार्गदर्शन इन युवाओं को गांव के विकास में बखूबी काम आएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की जा रही हैं। राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा पंचायती राज संस्थाओं के खातों में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय परिषद की तर्ज पर अंतर जिला परिषद का गठन करने वाले हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए मतदाता काफी उत्साहित दिखे। सर्दी के मौसम में भी मतदाता मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे और अपना मतदान किया। सुबह करीब 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और शाम 6 बजे तक मतदान किया गया। करनाल जिले का मतदान 68.9% रहा है, यानी कुल 7,47,709 मतदाताओं में से 5,13,779 लोगों ने अपना मत दिया। सभी उम्मीदवारों के भाग्य शाम को ईवीएम मशीन में बंद हो गए। अब किस किस के भाग्य का सूर्य उदय होगा, ये आने वाला 27 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि 27 नवंबर को इन वोटों की काउंटिंग होगी। भी हम तो यही चाह भाई तरक्की हो, कुछ अच्छा हो गाँव में, जिससे गाँव का विकास हो जी, बस इतने चाह जी। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, खाली वोट ही घेर इतने साल हुए। फिलहाल तो अपने मन से हम अपनी वोट घेर, अपना जो अधिकार हो घेर दिया जी। आगे देखो जी क्या होएगा, भाई आपने देख कर चुनो, समझते बिल्कुल। आज हमारे गांव में ब्लॉक समिति और जिला परिषद की वोट डलने जा रही है और मैं अपने वोट को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि वोटिंग सिस्टम किस प्रकार होगा, कितने बूथ होंगे और किस निशान पे मतलब कि वोटिंग करनी है प्रॉपर। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने इंडिया में राइट टू वोट का अधिकार मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपनी वोट का अधिकार लो और अपने विकास को, अपने देश को, अपने गाँव को विकास की तरफ लेके जाए। अंबाला सेंट्रल जेल में मोबाइल के माध्यम से होने वाले क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए नवनियुक्त जेल सुपरिटेंडेंट संजीव कुमार के सर्च अभियान के बाद कैदियों और बंदियों में पूरा खौफ है। बीती रात एक बार फिर से सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें सेंट्रल जेल में हाई प्रोफाइल गैंगस्टर वाले सुरक्षा वार्ड से और एक कमरे के बाथरूम से टच स्क्रीन मोबाइल बरामद किए गए, जिसके बाद इन कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेंट्रल जेल से ये लेटर आया है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कंप्लेंट के साथ साथ 3 मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने हमें दिए हैं और उस पे आधार पे हमने केस रजिस्टर कर लिया और आगे इसमें हम अपने साइबर सेल से मदद लेके किस किस के नंबर चल रहे थे, कौन यूज़ कर रहा था फ़ोन को, कहाँ बात हो रही थी, सभी को फिर उसमें अपनी जांच में इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। वो अभी कह रहे हैं, अभी तो जस्ट अभी कल एफआईआर दर्ज हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी फिर हम बता पाएंगे। जिस केस में जिसने फ़ोन यूज़ किया है उसका पता किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर उन्होंने कहाँ बाहर इलीगली कहीं बात की तो उनको भी शामिल उनसे भी गैरता से पूछताछ की जाएगी। देखिए वो तो जेल प्रशासन ही आपको बता सकता है, लेकिन हमारे पास जो भी केस आ रहे हैं उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनमें अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। कुछ पीछे मोबाइल बाहर से फेंके गए थे, उनको भी हमने अरेस्ट किया है, आइडेंटिफाई करके जिन्होंने बाहर से मोबाइल फेंके थे। और अभी जो केस आया है इसमें प्रॉपर तरीके से एज पर जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की गाइडलाइंस है, SOP है, उसके आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते प्रदूषण स्तर से अब अंबाला भी छूता नहीं रहा है। अंबाला में भी प्रदूषण स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। आज सुबह से ही पूरे शहर का वातावरण धुंधला हुआ पड़ा है और वहीं इस बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लोगों को सांस से संबंधित बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। आज की कंडीशन है मौसम की बहुत ज्यादा, आज सुबह से ही ये कोई धुंध नहीं है बल्कि एक स्मॉग है जो कि पॉल्यूटेंट की वजह से इतना ज्यादा थिक हो गया है और जो कि इरिटेशन होती है। जब बाहर गए सुबह सैर करने के लिए तो आंखों में जलन हो रही थी और आई कुड अंडरस्टैंड कि आम जनता जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी है या कोई अस्थमा से जूझ रहा है या कोई जैसे क्रॉनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस से होते हैं, तो उनको एकदम से ऐसे मौसम में एग्जेजरेट हो जाते हैं या बीमारी जो है एकदम से बढ़ जाती है। आज सुबह से जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं वो अस्थमा की वजह से या सांस की बीमारी उनको बढ़ी हुई थी, वो वाले पेशेंट्स आ रहे हैं।
गांव रोटी में श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ की गुरबानी का पर्व लगातार चलता रहा। श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर श्री अखंड पाठ का भोग डाला गया। गुरुद्वारा साहिब के सेवादार करनैल सिंह ने कीर्तन कर संगतों को गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला और शब्द कीर्तन करते हुए संगतों को निहाल किया। गुरु पूर्व के इस अवसर पर संगतों के लिए लंगर भी चलाया गया। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल आए दिन किसी न किसी विवाद को जन्म दे रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद फरीदाबाद के डीपीएस सेक्टर 11 का सामने आया, जहां स्कूल के पीटीआई की पिटाई से स्कूल का 12वीं कक्षा का छात्र वेंटिलेटर पर पहुंच गया और वर्तमान में दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पीड़ित बच्चा अपूर्वा सिंह यादव डीपीएस सेक्टर 11 का 12वीं कक्षा का छात्र है और अभिभावकों का आरोप है कि बच्चा स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचा था, जिसके चलते पीटीआई लोकेश ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की हालत बिगड़ती चलेगी और आज वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में उपचाराधीन है। वहीं इस मामले में पीड़ित अभिभावकों ने पुलिस में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस मामले में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। वहीं अभिभावक सरकार व शिक्षा विभाग व पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मेरा बच्चा यहाँ अपूर्वा सिंह 12वीं का छात्र है। कौन और से स्कूल में 12वीं का छात्र है? ये दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 11 डी ब्लॉक में है, डी में। और इसको हमारे यहाँ के जो है प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के जो पीटीआई है उन्होंने बुरी तरह से मेरे बच्चों को मारा। बच्चा मेरा होली फैमिली में आज 1 हफ्ते से ज़िंदगी और मौत की में जूझ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं जो है इस बच्चे को मैं प्रेयर करता हूं कि भगवान इसको बचा ले और इस प्रशासन के खिलाफ, यहाँ जो है डीपीएस के प्रशासन के खिलाफ मैं एक न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। ऐसा पीटीआई ने किस तरह मारा कि आज आपका बच्चा वेंटिलेटर पर पहुंच गया? ये घूसे से मारा था और घूसे से इसके बैक साइड में मारा था और 17 तारीख के लगभग मारा था, दीपावली से एक हफ्ता पहले। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा और यहाँ उसका जो है माइंड पीछे से ब्लॉकेज होने लगी नसें, तो उसको दर्द बनता रहा, चक्कर आने शुरू हुआ। धीरे धीरे जब करके आया फिर बच्चा नहीं आने लगा, तो फिर जब उसके भाई ने कहा कि जाओ मैं पापा को भेज दूंगा पेरेंट्स मीटिंग में, तो उसके बाद जो है कि बच्चा यहाँ आया, 1 तारीख को आया, 2 तारीख को आया, दूसरे तारीख फिर उसी जगह पर चपाटे मार दिए इसने, यहाँ के पीटीआई ने। उसके बाद घर गया, बच्चा बिल्कुल बेहोश हो गया। दूसरे दिन स्कूल आने को तैयार हो रहा था, तब तक बेहोश होकर गिर गया। वो गिरने के बाद मैं इसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले गया, जहाँ पे वहाँ पे एमआरआई के लिए भेजा। एमआरआई की मशीनें ख़राब हो गई, तो इस सिलसिले में उठा के होली फैमिली में एडमिट कराया। बच्चा वहाँ जो है वेंटिलेटर पे है, आज 1 हफ्ता हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा है और बहुत डेंजर स्थिति बनी हुई है बच्चे की। 5 नवंबर की बात है, शनिवार की बात है। दोपहर को 2:15 बजे ये मेरे पास आए, इनके बच्चे के चाचा जी उमाकांत जी, जो कि इनके लीगल गार्डियन है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन इन्होंने ही करवाया है, तो ये बच्चा इन्हीं के पास रहता है। तो ये मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी 3 तारीख को मेरा बच्चा सुबह उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था, वो कोई जूते पहन रहा था, उस समय गिर गया, उसके पास गिर गया सीढ़ी के पास, और उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल ले गए। महेंद्रगढ़ में डुलाना रोड पर शहर के एवं गांव के लोगों ने धरना दिया। लोगों ने बताया कि जब से दोहन नदी का पानी छोड़ा गया है, तब से महेंद्रगढ़ में जल स्तर ऊपर आ गया है। महेंद्रगढ़ के लोगों में काफी खुशी की लहर है, लेकिन एक विडंबना की बात है कि इस डुलाना रोड पर अनेक गाँव के लोगों का आवागमन है और 2 निजी स्कूल, एक डाइट केंद्र व 2 बड़े मंदिर भी हैं, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को रोड से गुजरने पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत भी करवाया गया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, जिसके चलते मजबूर होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार को 20 दिन का समय देते हुए रोड जाम करने की चेतावनी दी। इसके बाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। धरने पे इसलिए बैठे हैं, यहाँ डीसी साहब से हम 5 बार मिल लिए, ज्ञापन दे लिया कि हमारा जो नदी में, जो दोहनी नदी में जो पानी छोड़ा है, इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं, पूरा क्षेत्र चाहता है कि ये पानी जो चले 12 महीने चले, और ये जो डुलाना रोड पर जो पानी रोड पे फैल रहा है ना, इसमें आवागमन में बहुत भारी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि इसका स्थायी प्रबंध हो, इसकी पानी की निकासी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सरकारी डाइट है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मंदिर है, गौशाला है और ये मेन रोड है। हम चाहते हैं कि इसका स्थायी प्रबंध होना चाहिए। तो
हमने इसलिए धरना टेकिया से, और हम 15 दिन का सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जो है इस पानी का स्थायी समाधान हो जाए और इसको 12 महीना इस पानी को जो है चलाने दो। हम सरकार से मांग करते हैं। फिर भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेती सरकार तो क्या रहेगा अगला कदम आपका? अगला कदम ये रहेंगे भाई, जो पूरी जनता जो है ना आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ हम धरना टेक कर रोड जाम करेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।